माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। राम राम साहब। इरादे तो नेक हैं। नमस्कार। राम राम साहब। मैं इस पक्ष से पूछ रहा हूँ, इरादे तो नेक हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्नकाल श्री नंद किशोर मेहरिया। प्रश्न संख्या 17। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। विपक्ष के नेता कुछ निवेदन मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा महंगाई नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है। आपने हमें नियम बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, 269 के अंदर साफ लिखा है, कल सम्मान सबसे महत्वपूर्ण काल है। सदन का सम्मान करें, सम्मान नहीं करते। प्रश्नकाल के बाद आपकी सुनूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रश्नकाल के बाद आपको इतनी अवसर दूंगा। प्रश्नकाल के बाद की गरीबा के अनुकूल नहीं है, इस तरह हल्ला करके सदन की कार्यवाही को बाधा कर रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, बिराजी चालू करें। क्या विचार है? अध्यक्ष महोदय, हमें नियमों में अगर आए प्रतिपक्ष तो हर एक चीज का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आए हैं, नियमों में आए हैं। सही, आप मौका दो अध्यक्ष महोदय। हम नियमों में आए हैं, हमने स्थगन लगाया है। किसानों के साथ जो सरकार ने धोखा किया है उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लगाया है। ऋण माफी के नाम से आपने जो धोखा किया उसके लिए स्थगन लगाया। हम नियमों में स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गोविंद सिंह डोटासरा सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों के साथ ऋण माफी के नाम पर किए जा रहे छलावे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सोना देवी सदस्य की ओर से गंग नहर के फिरोजपुर फीडर का पानी टेल हेड तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों की फसलें सूखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शंकर सिंह सदस्य की ओर से ब्यावर उपखंड में जिला नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गिरिराज सिंह सदस्य की ओर से नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी के मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने हेतु शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने से संबंध में श्री नंद किशोर मेहरिया सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा के प्रचार प्रसार हेतु निकाली जा रही गौरव यात्रा लाभार्थी शिविरों में हो रहे सरकारी खर्च को पुनः राजकोष में जमा करवाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री विवेक धाकड़ सदस्य की ओर से चंबल प्रोजेक्ट के तहत मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी आपूर्ति का कार्य संवेदक एजेंसी द्वारा उत्पन्न धीमी गति से करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धीरज गुजर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में सड़कों की हालत दयनीय होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में श्रीमती शकुंतला रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बानसूर की नारायणपुर एवं बानसूर CHC को क्रमोन्नत करने, महिला तथा शिशु रोग विशेषज्ञों को नियुक्त करने के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना से बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के साथ की जा रही अनियमितताओं व छल कपट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री विवेक धाकड़, श्री धीरज गुजर, श्रीमती शकुंतला रावत एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री कैलाश चंद्र भंसाली सदस्य की ओर से
जोधपुर शहर के हार्ट लाइन महामंदिर में आखलिया चौराहे तक एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने के संबंध में श्री जगदीश नारायण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जम्वा रामगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री भागीरथ चौधरी सदस्य की ओर से तहसील मुख्यालय अरई अजमेर में उपखंड कार्यालय की स्थापना करने के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में विद्युत वितरण निगम का काम देख रही KEDL कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों की रीडिंग में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 7 सितंबर 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित है। श्री गौतम कुमार बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में ANM के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में श्री खेमाराम सुजानगढ़ रतनगढ़ क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या के संबंध में श्री तरुण राय कागा चौहटन विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना के तहत पनौरिया वितरिका से जलापूर्ति नहीं होने के संबंध में श्री कैलाश चौधरी औद्योगिक नगरी बालोतरा को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री विवेक धाकड़, मैंने विवेक धाकड़ को बुलाया। किसानों के साथ में ऋण माफी के नाम पे जो धोखा किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नियमों में आते हैं, आप बोलने की अनुमति नहीं देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नियमों में आए, हमने स्थगन लगाया, किसान के साथ में आपने धोखा किया ऋण माफी के नाम पे। हमने अपने नए सदस्यों को बोलने नहीं देते, अपने नए सदस्यों को बोलने दो की बात तो करो। आपके स्थगन की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी दे दिए, आप व्यवस्था मैंने विवेक धाकड़ को बुलाया है, आप आसन सुनोप्रिय अध्यक्ष को बताना कि कर्ज माफी छलावा नहीं है। राजस्थान के 19 लाख से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा 19 लाख 26,102 किसानों को खाते में ऋण माफी का पैसा जा चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5,461 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिल चुका है। और माननीय अध्यक्ष जी 31 अक्टूबर 2018 तक जिस किसान का ऋण माफ होना है उसका ऋण माफ 31 अक्टूबर तक समस्त किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान ब्याज मुक्त फसली ऋण देने में अभी सबसे आगे है। फसली ऋण देने में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान सबसे अग्रणी है। और मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के सदस्यों से कि ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की योजना कांग्रेस लेकर के आई थी। ब्याज मुक्त फसली ऋण की योजना, ब्याज मुक्त फसली ऋण की योजना कांग्रेस लेकर के आई थी और कांग्रेस लेकर के आई थी और ये बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आपने केवल 25,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे। हम अभी लगभग 70,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को बांट चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं बताना चाहता हूं आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी किसानों को अध्यक्ष जी कर्ज माफी का लाभ मिला है। और माननीय अध्यक्ष जी पहली बार आदिवासी क्षेत्र में, और मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के माननीय सदस्यों से, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में कर्ज माफी की घोषणा राजस्थान के बजट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुई है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे ने पहली बार ये घोषणा की है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कई राज्यों ने ये ऋण माफी की घोषणा की है, लेकिन यदि सबसे पहले क्रियान्वयन होगा तो वो राजस्थान के अंदर होगा। 31 अक्टूबर तक हम इसका पूरा क्रियान्वयन हम इसका समाप्त कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, ये किसान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। आज राजस्थान का किसान क्यों मर रहा है, आज हिंदुस्तान का किसान क्यों मरता है? सबसे अगर कोई समस्या है उसके सामने, तो उसके सामने समस्या है ब्याज से किसान मरता है।
कम ब्याज पर पैसा मिलना चाहिए। उसका आज 70% राजस्थान सरकार ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिया। प्रदेश के किसान का केवल 70% 25,000 करोड़ रुपए बांटे थे, उसको आज 70,000 करोड़ रुपए हमने बांट दिए। और इस सरकार के कार्यकाल में हमारा प्रयास है कि 80,000 करोड़ रुपए हम अपने किसान को बांटेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जोर से बोलो, मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आपने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। आपने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। और प्रदेश के किसान के पानी की तरह लोगों ने किया, ठहरे रहे इसका किसान के पानी की तरह दरिया बनते निकल सकते थे। आप लोगों को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का माननीय अध्यक्ष जी, जो दरिया होता है वो हजारों लाखों किसानों का, हजारों लाखों लोगों का जरिया भी बनता है। आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने सरकार से चार्ज लिया, माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई भी नई सरकार आती है तो उसका आकलन पहले वाली सरकार के कार्यों से किया जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बता दें कि कभी भी राजस्थान में कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या आपकी कांग्रेस सरकार ने कभी भी अपनी ब्याज दर को घटाया है क्या? सांगानेर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य, आपको अनुभव है। आज सबसे अगर तो वो है होम लोन की, और अगर 1.1% कोई बैंक घटाता है, चौथा स्तंभ ऊपर बैठा है, उसको बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता अखबार में। और इसलिए कि अगर एक किस्त में मान लो उसको फायदा होता है 134 रुपए महीने का, तो इस तरह से चल करके 1,500 का पूरे साल में फायदा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम सरकार में आए थे, भूमि विकास बैंकों में आपके द्वारा कांग्रेस सरकार के समय 12.5% ब्याज दर या इससे ज्यादा ब्याज दर किसानों से ली जा रही थी। और हमने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने आते ही 5% उसके ऊपर ब्याज अनुदान दिया और हम उसको 7.5% पर लेकर के आए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 7% ब्याज दर कम की जाती है। अभी हम भूमि विकास बैंकों पर किसानों को कृषि कार्य के लिए 5.5% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के सभी सम्मानीय विधायकों से पूछना चाहूंगा, क्या राजस्थान में ऐसी कोई बैंक है क्या जो हमसे कम दर पर किसानों को ब्याज उपलब्ध कराती है? हम अभी 60 पैसे प्रति सैकड़ा पर हम आपको ब्याज दर, किसानों को ब्याज दर पर हम कृषि लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं मेरी सरकार के लिए कहना चाहूंगा, हम तो दीपक हैं, हमारी दुश्मनी तो अंधेरों से है। हम तो दीपक हैं, हमारी दुश्मनी तो अंधेरों से है। ये हवा तो बेवजह हमें परेशान करती है। मैं तो दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है। ये हवा तो बेवजह मुझे परेशान करती है। कह दो हवाओं को अपने आप को आजमा के दिखाए, कह दो हवाओं को अपने आप को आजमा के दिखाए। बार बार दीपक बुझाती है ये हवा, बार बार दीपक बुझाती है ये हवा। 4-5 दीपक जला के तो दिखाए, जला के तो दिखाए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूं, चौथा स्तंभ यहां पर बैठा है। यदि ऋण माफी के बारे में, यदि कोऑपरेटिव विभाग के बारे में किसी भी तरह का कोई चर्चा सदन के बाहर भी कराना चाहे तो एक मंत्री के नाते, कोऑपरेटिव मंत्री के नाते हम तैयार हैं। कांग्रेस के सदस्य भी आ जाए, हम भी आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप आरोप मत लगाइए, आप आरोप मत लगाइए, मेरा तेरा मत करिए। ऐसा ना हो कि मेरी और आपकी हार में हमारे राजस्थान का किसान हार जाए, हमारा राजस्थान हार जाए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छा हम काम करें। ये पत्र लहरा रहे हैं, शायद ये एमएसपी का है, खरीद के संबंध में आमेर के विधायक शायद ये बात उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार अगर किसानों की फसलों को खरीदा गया है, हमने 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में हमने 9 फसलों को, किसानों की 9 फसलों को हमने खरीदा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहली बार राजस्थान में राजफेड के माध्यम से, तिलम संघ के माध्यम से हमने 12,400
12,400 करोड़ की फसलें किसानों से खरीदी है। 12,400 करोड़ की फसलें। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक इतिहास है। अगर हम कांग्रेस के 5 वर्षों को हम देखें तो कांग्रेस सरकार के समय केवल 1121 करोड़ रुपए की 1121 करोड़ 30 लाख की फसलें केवल ली गई थी। हमने बहुत अधिक फसल खरीदी है। और मैं बताना चाहूंगा आपको माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिन जगहों पर खरीद के केंद्र नहीं थे, हमने सब जगह खोले। सांचौर से आने वाले विधायक आपके वहां पर कभी भी कोई फसल नहीं खरीदी गई, केंद्र खोला। हमने 12,400 करोड़ की फसलें खरीद चुके हैं। आप अभी खरीफ के अंदर पुनः मूंगफली खरीदेंगे, मूंग खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे। और इस सरकार का मुझे उम्मीद है कि हम 17,000 करोड़ की फसलें ले लेंगे, जो कि आज तक देश की आजादी के बाद में कोई भी सरकार किसानों से नहीं खरीद पाई है। इतना हमने खरीदा। आज ये किसान की बात करते हैं, किसान की दुर्घटनाओं की बात करते हैं और बार बार आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किसान की दुर्घटना कोई भी सरकार हो, हमेशा दुर्घटनाएं होती है, लेकिन आपने किसानों की दुर्घटनाओं पर किया क्या है? क्या प्रस्ताव लेकर के आए? क्या योजना आप लेकर के आए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके समय, कांग्रेस के समय एक योजना चल रही थी, दुर्घटना बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। मुझे इस बात का दुख है कि देश की आजादी के बाद में 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने उस 50,000 के बीमा लाभ को 51,000 भी नहीं किया, 1,000 भी नहीं बढ़ा सके। और हमारी मुख्यमंत्री जी ने 50,000 को बढ़ के 10 लाख कर दिया है। आज अगर किसी भी किसान की, जिसने कि हमसे ऋण लिया है, उसकी यदि दुर्घटना होती है तो 10 लाख का बीमा लाभ उसको मिलता है। पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इस तरह की अनूठी बीमा की योजना नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, निभा ना सके ऐसा वादा हम नहीं करते, निभा ना सके ऐसा वादा हम नहीं करते, हम बातें हमारी औकात से ज्यादा नहीं करते। तमन्ना रखते हैं चांद तारों को छूने की, तमन्ना रखते हैं आसमान छूने की, पर औरों को गिराने का इरादा नहीं रखते। आप मिलकर के रहिए, किसान के लिए लड़िए मत, किसान के लिए इकट्ठा होकर के लड़िए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा है, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम पत्थर है, मिल जाएं तो इमारत है। अकेले हम पूजा है, मिल जाएं तो इबादत है। मिलकर के काम करिए, अपने काम को बताइए, और जिस सरकार ने अच्छा काम किया है उसको सम्मान दीजिए। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, नमस्कार सर। नमस्कार। पक्ष के नहीं है, 2 मंत्री नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये भागती हुई सरकार है। आती है कि नहीं आती है? आपको गिनती नहीं आती है तो सीख लो। नहीं करना चाहती है, मुड़ करके देखो क्या स्थिति है। नहीं करना चाहती है। अमेरिकन बातें करते हो। जो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई आपको उसके ऊपर चर्चा, उपाध्यक्ष महोदय, इनको गिनती करना आता नहीं है। ऑर्डर के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है। ये इस पे चर्चा करना चाह रहे हो। ये मुंगेरी लाल का सिलसिले में देखो। फोरम के लिए कितनी संख्या चाहिए? इनको पूछिए, ये किस लिए है? संसदीय कार्य मंत्री जी, ये हाउस क्या इसलिए? ये नमूना, ये देखिए आपके मुर्दे हुए चेहरे, जाती हुई सरकार, भागती हुई सरकार, आपकी सरकार। अरे ये कितना राज्य आप आप अपने देख रहे हो सपने, ये पता है कि नहीं आपको? अपने के लिए आपके सरकार आप रूल देख लो, आप रूल देख लोगे और आज 6 बड़े प्रतिपक्ष
पीछे देखो। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का समय बढ़वाया जाए, जनता के मुद्दों पे चर्चा कराई जाए, किसान के मुद्दों पे चर्चा कराई जाए। चर्चा करते हो तो सुबह से यहाँ दंगल नहीं करते। तुम रहे हो, समय क्या बड़ा है? सरकार तो हमेशा तैयार है, तत्पर है। कभी कभी इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि सदन में शांति रहे। मन चित्त स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक चीज है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं श्री गुलाब चंद कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार, हाँफती हुई सरकार, हारती हुई सरकार, इनसे किसानों के मुद्दे पे चर्चा करवाओ, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, आए 5-4 दिन तो विधानसभा चलवाओ, बेरोजगारों पे चर्चा कराओ। अरे किसी मुद्दे पे तो जनता के प्रति जवाबदेह बनो, किसी भी मुद्दे पे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो। ये अधिसूचना, ये तो सरकारी काम है, अधिकारी निकालते हैं, आप यहाँ पढ़ देते हो, लेकिन जनता के मुद्दों पे तो चर्चा कराओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, की मेज पर रखता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें मौका दो, 5-7 दिन की विधानसभा बढ़ाओ। ये आओ भाई, अपना काम करना पड़ेगा, ये तो नहीं मानेंगे महोदय। ये तो हारती हुई सरकार, हारती हुई सरकार, जाती हुई सरकार, हारती हुई सरकार, सब मुद्दों पे फेल है ये सरकार। समाप्त हुए के लिए राजस्थान बिना चर्चा करे, बिना चर्चा करे बिल पारित करवा रहे हो, इससे प्रजातंत्र का अपमान है। चर्चा तो आप करना ही नहीं चाहते हो। सुबह से यहाँ पर चर्चा कराए, इसमें बेल में आके खड़े थे, बिना कोई बहस किए हुए कम से कम 10 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। सरकार उपाध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदान से हमारा निवेदन गंगानगर में निकली है। उपाध्यक्ष महोदय, 50,000 की घोषणा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज वसुंधरा राज्य गौरव यात्रा के लिए गंगानगर में निकली है। गंगानगर जिले का किसान आंदोलनरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले का किसान आंदोलनरत है और वर्तमान सरकार गौरव यात्रा पर निकली है और डीजल पेट्रोल के दाम इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार ये जाती हुई सरकार है, भागती हुई सरकार, सदस्यों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। सरकार, हाय हाय, भागती हुई सरकार, हाय हाय। मांग संख्या 12, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,31,25,16,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 14, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,13,09,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 16, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 93,43,14,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 19, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 21, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,49,64,50,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 24, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,72,08,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 8,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 27, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है मांग संख्या 29, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,67,81,91,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 30, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्र विकास के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,86,80,55,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 33, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 34, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 16,96,02,00,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 35, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5,88,26,02,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 36, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5 अरब तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 37, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,02,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 39, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 8,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 43। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 50। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,43,29,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना में के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,50,47,43,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। विधायी कार्य विधेयकों ये तो कंप्लीट हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पुरस्तावित करना है। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2018 को पुरस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। पारित कराऊं, क्या करूं? नहीं, आसन आपसे निवेदन करता। विधायी कार्य विधेयक को पुरस्तापित विचार एवं पावन राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 आपने पुरस्तापित कर ही दिया। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री राजपाल सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018 पारित किया गया। मंत्री महोदय कहाँ हैं? मंत्री महोदय राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2018 श्री अरुण चतुर्वेदी।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2018 को प्रस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2018 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2018 को प्रस्तावित करता हूं। विचारार्थ किए जाने वाले राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018। श्री राजपाल सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 एवं 3 को सदस्य का प्रणीत निर्णय उस पर वोट करा लेते हैं। एक मिनट देखें, आप शांति रखें। 1 मिनट शांति। हाँ वो आपने देख लिया नहीं है। खंड से विचार। खंड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री राजपाल सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। कोई सम्मानीय सदस्य बोलना चाहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज हम दोनों बोलेंगे, रोकना मत आप। राजस्थान सरकार इनको खींचे। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 में संशोधन लेके आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जिस नाम से इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने आई, जिस गाय के नाम से प्रदेश में राम के मंदिर के नाम से सरकार बनाने आई, आज ये सरकार स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करके धारा 3 ख में पहले से 10% प्रभार सरकार ने जनता पर डालने का काम किया और सरकार ने आज फिर गाय के नाम से वापिस इस प्रदेश की जनता के साथ इस गाय के नाम से जो सरकार बनाने जा रही थी, किसान के हालात जिस तरीके से प्रदेश में गाय के संरक्षण की बात कर रहे हैं, ये नस्ल सुधार संरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धरातल पर किसान की आपकी सरकार के कारण, आपके असत्य वचनों के कारण, आपके झूठे वादों के कारण, आज गाय के कारण पूरे प्रदेश का किसान ऐसा महसूस कर रहा है। किसान ने अपनी खेती छोड़ दी, लेकिन आज जनता को आप जिस नाम से ये कह रहे थे कि हम गाय का संरक्षण करेंगे, आप जनता से पैसा लूटने का एक और नया तरीका, और आखिरकार इस गाय के नाम से आप स्टाम्प पर 10% की बजाय 20% राशि लेकर जनता के इस धन को आप इकट्ठा करके इसमें भी कहीं न कहीं घोटाला करने की आपकी मानसिकता के साथ आप स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसान आज आपकी तरफ देख रहा है। वो गाय के कारण किसान ने, आप सभी माननीय 200 सदस्य बैठे हैं, हर व्यक्ति धरातल पर जाता है और उस गाय के नाम से आप लोगों की जो हालात धरातल पर किसान की हो रखी है, उसका आप किस तरीके से संरक्षण करेंगे। आपने गाय का नाम दिया, उसके नस्ल सुधार का नाम दिया, लेकिन उस नंदी का नाम जो आपने प्रदेश में कहा था, घोषणा करी, जिला हेडक्वार्टर पर हम एक नंदी गौशाला खोलने जा रहे हैं, आज तक आपकी सरकार ने वो नंदी गौशाला नहीं खोली। लेकिन सरकार का अंतिम छोर बग रहा है, आप जाने की तैयारी में हैं और आप लोग आज तक इस सरकार का ये भार ये जनता पर लादना चाह रहे हैं। किसान पहले से अपने आप में कमजोर है, बरसात नहीं हो रही, गाय और पशु के कारण, आवारा पशुओं के कारण किसान बर्बाद हो चुका है और उस किसान पर आज नया भार लादकर आप ये सरकार गलत कर रही है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,
कि सरकार अगर जनता और किसान का संरक्षण करना चाह रही है तो अभी स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करके आप 10% के बजाय जो 20% कर रहे हैं इसको वापस लिया जाए और जनता पर यह नया भार नहीं डाला जाए। और सरकार आप इस तरीके से करके जनता पर भार डाल रहे हैं, इसलिए सरकार को कहना चाहता हूं कि आप इस स्टाम्प अधिनियम में जो संशोधन लेके आ रहे हैं इसकी मूल भावना आपके उस गाय के प्रति नहीं है, आप स्वयं के प्रति ज्यादा चिंता है। अगर गाय के प्रति है तो आप इसमें मूल उद्देश्य उसका संरक्षण किस तरीके से करोगे, इस पैसे से आपने कहां किस योजना के माध्यम से गायों का संरक्षण करने का आप किस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा आपका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ जनता पर एक नया भार डालकर इस स्टाम्प अधिनियम में 10% से 20% कर रहे हैं। इसको सरकार वापस ले, हम इसका घोर विरोध करते हैं कि जनता से धन ना वसूला जाए, सरकार स्वयं व्यवस्था करे और एक प्रकार का भार डालकर किसान के साथ जो हो रहा है अन्याय उसको आप कतई ना करें। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जनता पर एक नया भार डाला जा रहा है, इस भार को सरकार ना डाले और जो 10% से बढ़ाकर 20% करने जा रही है इसको वापस लिया जाए। आपके मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2018। श्री घनश्याम तिवारी जी आप। श्री राजपाल सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। राजपाल सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। कोई सामान्य सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018। श्री राजपाल सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 से 31 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 31 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 31 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री राजपाल सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। सम्मान्य सदस्य कोई बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 को पारित किए जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें,
विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड विधेयक 2018। श्री घनश्याम तिवारी। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर मंत्री महोदय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के साथ एक बहुत बड़ी और समस्या पैदा होने जा रही है। जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड अध्यादेश 2018 सरकार ने जारी कर दिया और जयपुर में पेयजल और सीवरेज का सारा काम इस बोर्ड को सरकार देना चाहती है। ये बहुत सी विसंगतियां पैदा करने वाला होगा। क्या एक जयपुर शहर ही ऐसा है जिसमें समस्या है? क्या अजमेर में समस्या नहीं है? क्या जोधपुर में समस्या नहीं है? क्या कोटा में समस्या नहीं है? कौन से बड़े टाउन्स ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार के बोर्ड के गठन करने की आवश्यकता नहीं है और जयपुर में ये क्यों गठन किया जा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह विदित है कि जयपुर इस समय दो बड़ी समस्याओं से ग्रसित है। जयपुर सबसे बड़ी समस्याओं से ग्रसित है पानी की। आज जयपुर में पेयजल सप्लाई का काम पीएचईडी डिपार्टमेंट कर रहा है। जयपुर में सफाई का काम नगर निगम कर रहा है। कुछ इलाकों में जयपुर विकास प्राधिकरण करता है, कुछ इलाकों में राजस्थान आवासन मंडल करता है। तो राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर को विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम, इन तीनों कामों को भी आज तक सरकार एकजुट होकर इसका कोई निर्णय नहीं करा सकी। अध्यक्ष महोदय, सदन में चूंकि ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैं इसका ये जो जल प्रदाय और मलवन बोर्ड अध्यादेश है इसका मैं विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि जयपुर के लायक नहीं है। जयपुर और समस्याग्रस्त होगा। जयपुर में पेयजल की समस्या है, बिशलपुर के पानी की कटौती की जा रही है। जयपुर में जो सीवरेज लगाने का भारत सरकार से 1400 करोड़ का पास हुआ था, उसको राजस्थान सरकार ने गारंटी नहीं दी और गारंटी नहीं देने कारण से वो विफल हो गया, क्योंकि वो सांगानेर, अधिकांश इलाका उसका सांगानेर विधानसभा में था। इसलिए राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, उसकी गारंटी नहीं दी। मैं इसकी निंदा करता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि जो सीवरेज का हमने भारत सरकार से सैंक्शन कराया है उसको लागू किया जाए, ताकि पृथ्वीराज नगर और बागुटा से लेकर मदरामपुरा और गोवर्धन नगर तक का सारी जो समस्या है उसमें सीवरेज डाला जा सके। केवल सरकार ने गारंटी नहीं दी, इस कारण से काम हुआ है। और बिशलपुर के अलावा जब तक इस सरदा का बांध नहीं बनेगा, जब तक जयपुर की पेयजल की समस्या का समाधान भी नहीं होगा। इसमें मैं बहुत अधिक बात कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि इस समय सदन ऑर्डर में नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री महोदय। जयपुर जल प्रदाय मल वहन बोर्ड विधेयक 2018। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अगर कथन और कारणों को हम पढ़ें तो इससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि ये क्यों लाया गया। जयपुर में जल प्रदाय और मल वहन प्रबंध से संबंधित करते अनेक अभिकरण, जैसे कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जल प्रदाय और मल वहन सेवाओं से संबंधित क्रियाकलापों की योजना, विकास, क्रियान्वयन, प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए जयपुर नगरीय क्षेत्र में जल प्रदाय मल वहन प्रणाली के प्रबंध के लिए स्वांगीण और समेकित पद्धति उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक संस्था का होना आवश्यक है। यानी ये जो मल्टीपल एजेंसी के पास इस जयपुर के अंदर वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम है, इन मल्टीपल एजेंसी के कारण जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सब के एक यूनिफाइड एजेंसी बनाने के लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर देश के 10 उन शहरों में शामिल हो गया जिनकी आबादी 30 लाख और 30 लाख से अधिक है। और इन शहरों में उपाध्यक्ष महोदय 5 शहर हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद। इसमें अलग से इसी प्रकार के बोर्ड बने हुए हैं
वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बने हैं और 4 शहर बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद और पूना और सूरत, इसमें जल सीवरेज का एकीकृत काम ये यूएलबी के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ कारण यही है, उपाध्यक्ष महोदय आपको याद होगा जयपुर में 2 साल 3 साल पहले एक बार पीलिया फैला था, मल्टीपल एजेंसी के पास काम था, पानी पिलाने का काम पीएचडी कर रही थी, सीवरेज का काम नगर निगम के पास था, कहीं सीवरेज का काम हाउसिंग बोर्ड के पास था। इसके कारण से एक कंट्रोल नहीं होने के कारण से इस प्रकार की जब बीमारियां फैलती हैं तो उन पर नियंत्रण ठीक नहीं हो उसका, इसी कारण से इस बिल को लेकर आए हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का जो 74वां संशोधन हुआ था, उस 74वें संशोधन में पेयजल और सीवरेज का काम स्थानीय निकायों को दिया गया था। और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसे राज्य सरकार ने 2015 के अंदर 1660 करोड़ रुपए 2 किस्तों में लेने के लिए एमओयू किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 11 पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए कहा, उनकी यह शर्त थी कि 11 पॉलिसी रिफॉर्म्स करें तब वो अपने पूरे ऋण के ऋण जो हमें सॉफ्ट लोन दे रहे हैं उसको देंगे। उस रिफॉर्म्स में एक ये भी था कि जो बड़े शहर हैं जिनकी सर्वाधिक आबादी है उसके अंदर से वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बनना जरूरी है। इसलिए ये जो 830 करोड़ की बकाया है, माने सदस्य कह रहे थे इनके निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हुए, ये सेकंड किस्त जो 830 करोड़ की उसके लेने के लिए एडीबी बैंक ने जो हमें 11 रिफॉर्म्स के लाने के लिए कहा था उसमें भी ये शामिल है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये बोर्ड उसी तरह काम करेगा जिस तरह राज्य सरकार काम करती है, यानी ये पूर्णतः राज्य सरकार के नियंत्रण वाला बोर्ड होगा। और इस बोर्ड के बनने से उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ स्वच्छ प्रचुर पानी मिले जयपुर के लोगों को, ये उद्देश्य है, वहाँ वाटर कंजर्वेशन भी हो और वहाँ वाटर रिचार्ज हो और वाटर रिसाइकल हो और सभी उपभोक्ताओं को समय पर अच्छा पानी मिले, सीवरेज के लिए आधारभूत संरचनाएं पुनः बने। और आज उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हो जयपुर का आकार कितना बढ़ गया है, लगातार गांव शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहर के अंदर आधारभूत संरचनाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के कारण से ये बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि मल्टीपल एजेंसी के पास जो काम है जो यूनिफाइड एक एजेंसी के पास हो। इसलिए जयपुर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बिल 2018 सरकार लेकर आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो बात कर रहा था कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड, इन तीनों को अभी एकीकरण नहीं हो सका। अब एक चौथी एजेंसी आप कायम कर दोगे। पेयजल सप्लाई तो करेगी बिसलपुर से पीएचडी करेगी। मैं क्षमा चाहूँगा, इस बोर्ड के बनने के बाद जयपुर शहर के अंदर पेयजल सप्लाई से लेकर सीवरेज और ड्रेनेज का काम ये बोर्ड करेगा। यूनिफाइड बिसलपुर से बोर्ड बन जाएगा। बिसलपुर से अजमेर को पानी मिलता है, बिसलपुर से किशनगढ़ को पानी मिलता है, बिसलपुर से ब्यावर को पानी मिलता है। बिसलपुर का जो डैम है वो पीएचडी का डैम है और पीएचडी के इनके बीच में विवाद होगा, वो कौन निपटाएगा? एक दूसरी काम ये है कि जिस प्रकार से नगर निगम है, नगर निगम सारा सीवरेज का काम करता है, सफाई का काम करता है, सारे कर्मचारी नगर निगम के हैं। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण है, जयपुर विकास प्राधिकरण अलग से काम करता है, हाउसिंग बोर्ड के अलग इलाका है, हाउसिंग बोर्ड अलग से काम करता है। इन तीनों में भी अभी तक कोई तालमेल नहीं है। अरे चौथी आप इकाई गठित कर दोगे तो इन तीनों के अधिकारों की जो लड़ाई होगी उस लड़ाई का क्या होगा? इनके कर्मचारियों का क्या होगा? सफाई कर्मचारियों का क्या होगा? जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का क्या होगा? पीएचडी के कर्मचारी जो जयपुर में काम करते हैं उनका काम क्या होगा? इनके लिए आपने 292 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है और 30 करोड़ की व्यवस्था करी है। 292 और 30 करोड़ रुपए में इसका काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जब तक इसका समेकित विकास नहीं होगा, इसको ये कौन सी एजेंसी से लोन लेगा और कौन से एजेंसी के पास पैसे आएंगे और इसकी मशीनरी काम करने की क्या होगी, ये कहीं परिभाषित नहीं है। ये जयपुर की सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो पैसा दिया था 1400 करोड़ रुपया
सीवरेज लाइन के लिए, उसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार को लिखा कि आप इसकी गारंटी दे दो। राजस्थान सरकार ने जब जयपुर विकास प्राधिकरण को गारंटी देने से मना कर दिया और वो 1400 करोड़ की स्कीम वापस चली गई जयपुर की, तो इसको कौन गारंटी देगा? इसके पास कौन सी संपत्ति है? जयपुर विकास प्राधिकरण के पास तो संपत्तियां थी, इसलिए जयपुर के इस संपूर्ण ढांचे को तहस नहस करने का ये बोर्ड है। इसके पहले भी जल बोर्ड बना हुआ था राजस्थान में, उन जल बोर्डों को खंडित किया गया, उनको करके डिपार्टमेंट में बदला गया। अब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? फिर ये जयपुर के साथ ही क्यों करना चाहते हो? फिर आप ये जोधपुर से क्यों नहीं करना चाहते? फिर कोटा के साथ क्यों नहीं करना चाहते? फिर अजमेर के साथ क्यों नहीं करना चाहते? जयपुर में कौन सा कारण है कि आप इसको बना रहे हो? इसके पीछे रहस्य क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। उपाध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य जो बात कह रहे हैं इन्हीं की भावना के अनुसार, क्योंकि आप खुद ये मान रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसी जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई के लिए और उसके साथ साथ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए काम कर रही है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर, जिस तरह मैंने उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ते हुए बताया कि एक समेकित एजेंसी को अब आना बहुत जरूरी है। माननीय सदस्य ने कहा कि इसका वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस जो हमारा विधेयक है इसके सेक्शन 17 के अंदर वो सारा प्रावधान किया गया है। ये बोर्ड, इस बोर्ड को सरकार समय समय पर अनुदान देगी। इसको अनुदान उसी प्रकार मिलेगा क्योंकि पेयजल सप्लाई का काम भी इसके पास आ जाएगा। जिस तरह पीएचडी को आज सरकार अनुदान दे रही है, इसी रूप में इसको सरकार अनुदान देगी और जल और सीवरेज का जो रेवेन्यू आएगा वो इस बोर्ड में जमा हो जाएगा। पीएचडी को अनुदान नहीं है, पीएचडी को डिमांड पर अपने पैसे देते हैं, डिमांड पर अनुदान नहीं है पीएचडी में। इसका उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पहली बैठक जब होगी, उसकी पहली बैठक, चूंकि इसके सेक्शन 3 के अंदर ये 15 सदस्यीय ये बोर्ड होगा जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसकी पहली बैठक में इसके बजटीय प्रावधान के लिए जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, सरकार उसी के अनुरूप इसको वित्तीय अनुदान देगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि इनके कर्मचारियों को क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी आज जयपुर नगर निगम में है, जो पीएचडी में है, उनको 5 साल के लिए इसमें प्रतिनियुक्त पर लिया जाएगा। 5 साल के बाद उनके पास ये विकल्प रहेगा, वो पुनः अपने मूल विभाग में जाना चाहें तो मूल विभाग में जा सकते हैं और इनकी वरिष्ठता में किसी प्रकार की कोई उसमें वरिष्ठता यथावत रहेगी। सेवा शर्तें वही रहेंगे जो सरकारी में काम करते हैं, विभाग में काम करते हैं, वही सेवा शर्तें रहेंगी। सभी बेनिफिट्स रहेंगे, सभी प्रमोशन रहेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, ये जो एक राजस्थान सर्विस रूल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, P13 फाइनेंस रूल्स 2003 डेटेड 7/9/2006, इसको अलग अलग समय में अमेंड जरूर किया गया है। इसके अंदर सैलरी का, प्रमोशन का, पेंशन का, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये सर्कुलर के तहत ही जो प्रतिनियुक्त पर रहेंगे उनकी सेवा शर्तें यथावत रहेगी। 5 साल बाद विकल्प खुला है, वो पुनः लौटना चाहे तो पुनः लौट जा सकते हैं। ये पूर्णतः वित्तीय स्वायत्तता के साथ इसको एक सिंगल ऐसी यूनिट बनाया जा रहा है ताकि मल्टीपल एजेंसी के कारण से जो कठिनाइयां आ रही हैं वो कठिनाइयां दूर हो। जयपुर लगातार बढ़ता जा रहा है, जयपुर की आबादी 30 लाख से ज़्यादा हो गई है और एडीबी के बैंक में जो रिफॉर्म्स की बात हुई थी उसके अंदर भी एक ये रिफॉर्म्स था और जयपुर के अलावा जो 9 अन्य शहर हैं उन सब के अंदर यूनिफाइड एजेंसी इस पूरे काम को कर रही है। प्रश्न ये है कि श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून 2018 को प्रख्यापित जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश 2018 का अध्यादेश संख्या 4 को अस्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें। मैं एक बार पुनः प्रश्न ये है कि श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून 2018 को प्रख्यापित जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश 2018 का अध्यादेश संख्या 4 को अस्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें।
जो विपक्ष में हो वो ना कहें। ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। प्रभारी मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 से 103 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 103 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वहाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 103 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रभारी मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड विधेयक 2018 को पारित किया जाए। कोई सामान्य सदस्य बोलना चाहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मूल विधेयक और इस मूल विधेयक में 100 से अधिक धाराएं, इतना बड़ा विधेयक और जिसके ऊपर सारी बातें होने वाली है, उस विधेयक को डिसऑर्डर हाउस में इस प्रकार पारित कराना यह जयपुर का दुर्भाग्य ही होगा। इससे जो समस्याएं पैदा होगी वो हमारे लिए, ये सदन विधान बनाने के लिए है, विधानसभा इसका नाम है, और विधान को हम इस प्रकार से पारित करेंगे इतने बड़े बड़े विधानों को, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि जयपुर में इस समय पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। ये जयपुर में एक बहुत बड़ा पहले प्रोजेक्ट बना था, बिसलपुर का बांध बनने के बाद 16 वर्ष में केवल 4 बार भरा है, और इस पर यह था कि ब्राह्मणी नदी को इसमें जोड़ देते तो जितना पानी इसमें गया है ये कम से कम 13 या 14 बार भरता। आज जो स्थिति हो गई है पानी की, माननीय मंत्री जी ने कल मीटिंग बुलाई, वो कह रहे हैं कि जयपुर में एक दिन छोड़कर एक दिन या जयपुर में पानी की कटौती की जाएगी। जयपुर में आज समस्या यह है कि जयपुर में रामगढ़ का बांध बिल्कुल सूखा हो चुका है। जयपुर के आसपास के इलाकों में ट्यूबवेलों में पानी बिल्कुल नहीं है, ट्यूबवेल सूख चुके हैं, और जयपुर के आसपास के इलाकों में भी पानी नहीं है। और जयपुर राजधानी आज पेयजल के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम सरकार ये बोर्ड बनाए, लेकिन बोर्ड बनाने से पहले ये तो स्पष्ट करे कि इस बोर्ड को आप जयपुर में पानी कहाँ से उपलब्ध कराओगे। जयपुर के अंदर इस समय 2500 कॉलोनियाँ हैं, केवल 70% जयपुर में पेयजल की सप्लाई है, 30% जयपुर में पीएचडी द्वारा पेयजल की सप्लाई नहीं है, 40% जयपुर में सीवरेज का पैसा नहीं, सीवरेज की लाइन नहीं डली हुई है। इन सारी बातों के लिए इसमें कौन सा विधान है और आप कैसा करना चाहते हो? जब तक इस बात को स्पष्ट आप नहीं करोगे तब तक इसकी बहुत बड़ी समस्या में आप डाल दोगे जयपुर को। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर विचार करें। सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य जो कह रहे हैं कि जयपुर में 40% ऐसी आबादी है जिनके पास सीवरेज का आज सिस्टम जिनके पास नहीं है, इन्हीं सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में इन सारी समस्याओं का चिंतन भी होगा, चूँकि इसमें एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाएगा, विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा। और जहाँ तक आपने जयपुर के अंदर गिरते हुए जल स्तर की और पानी की कमी की चिंता की है, ये सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान और पूरे विश्व की बात, पूरे देश की बात है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन अभियान चलाया है ताकि लोग इस पानी के प्रति चैतन्य हो। और मैं समझता हूँ कि इस बोर्ड का मुख्य काम जल स्रोत से पानी को, पेयजल पानी को, शुद्ध पानी को सप्लाई करने का है। और इसलिए स्रोत की जो बात है, स्रोत में अगर पानी कम पड़ेगा उसके लिए अलग से समग्र विचार किया जाएगा, पर इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई और सीवरेज दोनों सिस्टम को एकीकृत रूप से इसको एडमिनिस्ट्रेट करने का है। इसलिए ये तो बड़ा रिफॉर्म्स, अच्छा रिफॉर्म्स है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए आपको। ये खुद बोर्ड जो ऑटोनोमस होगा, ये बोर्ड अपने आप स्व-वित्त पोषित कर सकता है, एजेंसियों से पैसा ले सकता है, एक्सपर्ट को बुला सकता है, एक्सपर्ट के साथ अध्ययन कर सकता है, डीपीआर बना सकता है। इसलिए बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आए हम।
कोई सम्मान्य सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये कि जयपुर जल प्रदाय और मल वहन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड विधेयक 2018 पारित किया गया। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018। श्री घनश्याम। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यादेश की ओर। मैं समझता हूं कि मैंने इतने वर्षों तक इस प्रकार का अध्यादेश नहीं देखा। माननीय सत्तापक्ष के सदस्य वगैरह को सुनेंगे और आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपका लगेगा कि इस प्रकार का अधिकार आज तक सदन ने किसी को नहीं दिया है। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सेक्शन 2 राजस्थान अधिनियम संख्या 2 की धारा 5 का संशोधन जो किया गया है उसमें तीसरा एक धारा जोड़ी गई है। इस धारा में कहा गया है कि लोकायुक्त, एक मिनट सुन लो आप भी, लोकायुक्त उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी जब तक पद पर बना रहेगा तब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और अपना पद ग्रहण न कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अधिकार किसी को आज तक नहीं दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर आपने 8 वर्ष कर दिया। 8 वर्ष समाप्त होने के बाद भी सरकार अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती है तो वो लोकायुक्त आजन्म बना रहेगा, उसको हटने का कोई कारण नहीं है। उसके लिए कहा कि जब तक नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर दिया जाएगा और वो नियुक्त होगा और अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक वो लोकायुक्त के पद पर बना रहेगा। इस प्रकार का अधिकार देना मैं समझता हूं कि किसी भी विधान में, नियमों में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसीलिए मैंने इस अध्यादेश को उसको करने के लिए रखा। अच्छा तो ये होता कि हम लोकायुक्त को, जो राजस्थान में एक दंत विहीन, नख विहीन संस्था है जो केवल सरकार पर एक बोझ है, आज तक 20 वर्ष में मैंने तो किसी भी सरकार द्वारा लोकायुक्त की रिपोर्ट पर एटीआर की कार्रवाई की हुई नहीं सुनी। लोकायुक्त का अर्थ है कि वहां पर जाओ और डाक खाने में एक डाक कर आ जाओ। अगर संशोधन करना था तो मध्य प्रदेश तरह का कानून लाते, अगर संशोधन करना था तो कर्नाटक का जैसा कानून लाते। आप तो उत्तर प्रदेश ने, एक प्रदेश ने केवल 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष किए हैं। उस कानून बनाना चाहते हो ताकि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लोग 5 वर्ष में जो काले कारनामे करके जाएं, उसके बाद 3 साल में वो लोकायुक्त उनके सारे काले कारनामों को साफ कर दे और वो जब तक पद पर बना रहे जब तक कि वो सारे काले कारनामों को समाप्त नहीं कर दे। इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है। इसलिए मैं इस अध्यादेश का घोर विरोध करता हूं। मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विद्वान साथी ने बहुत अच्छे तर्क दिए। मैं सोचता हूं कि शायद उनके तर्कों को अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखते तो शायद उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाता। आपने जो बात की है कि हमने अनलिमिटेड समय दिया, ये अनलिमिटेड समय मध्य प्रदेश के कानून में भी 6 वर्ष उनकी अवधि है और उस अवधि के बाद भी एक क्लोज ये जोड़ा हुआ है कि जब तक नया पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो काम करता रहेगा। ये मध्य प्रदेश के जिसका आप उदाहरण दे रहे हो उसमें है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ तो पारित करें इसको। हम क्यों आजन्म किसी व्यक्ति को बनाने की सुविधा देगा मध्य प्रदेश? हम नहीं देना चाहते। ये आपने चुनौती नहीं दी, उत्तर प्रदेश के कानून में ये प्रावधान लगा हुआ था। मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब आपने एक विषय उठाया तो दूसरा विषय को भी ध्यान में लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की पदावधि के बारे में समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी कम और ज़्यादा किया। राजस्थान में भी जब 73 में हमने पहली बार लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कानून बनाया था तब उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष रखी थी। 78 में हमने इसमें अमेंडमेंट करके इसको हमने 5 से वापस 3 वर्ष किया और उसके बाद 87 में हमने वापस
इसी कानून को संशोधन करके राजस्थान में ही 3 से वापस 5 साल किया है। समय समय पर इसमें से हम परिवर्तन जो है वो करते रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि लोकायुक्त के ये जो उत्तर प्रदेश का जो कानून है, ये उन्होंने 2012 में इस लोकायुक्त के कार्य अवधि को उन्होंने 5 साल से बढ़ा करके 8 वर्ष किया। ये जो उसका 6 वर्ष से उन्होंने 8 वर्ष जो किया था, उस 8 वर्ष को एक तरह उच्चतम न्यायालय में इसको एक तरह से चुनौती दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, 24/3/14 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ इस बारे में। 2012 में उत्तर प्रदेश के इस कानून को चुनौती दी गई थी कोर्ट में, और वो चुनौती दी थी एक व्यक्ति ने, इसका नाम है शहीद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। इस में जो 24/3/14 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उसका मैं रेफरेंस पढ़ रहा हूँ। ये जो रिकॉर्ड और अग्रिम सामग्री प्रस्तुत हुई है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने हेतु सक्षम विधायिका द्वारा वर्तमान या भावी लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की पदावधि 8 वर्ष के लिए जाने के आशय से संशोधन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का यह समाधान है कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष से 8 वर्ष तक बढ़ाए जाने का मामला एक विधायी नीति है तथा इसे ऐसे संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है कि यह संशोधन वर्तमान लोकायुक्त के रक्षण के लिए किया गया है, किसी का संरक्षण करने के लिए किया गया, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून बना का अधिकार तो आपको है ही। 8 को 20 वर्ष कर दो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आप 50 वर्ष कर दो, लेकिन क्यों कर दो? कारण क्या करने का? कारण बता रहा हूँ। अभी आप आपकी विद्वता को मैं बहुत शांति से नीचे, अभी आप धैर्य से बैठ जाओ, अभी आप चिंता मत करो इत्मीनान। तो वास्तव में ये जो कुछ भी हुआ, उन पापों को ढकने का जो काम हो रहा है उसकी चिंता कर रहा हूँ। जो पाप किए हैं उन पापों के ऊपर पर्दा डालने का काम है, उसकी चिंता कर रहा हूँ। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ। मंत्री जी का संपूर्ण एक बार आप अपना वक्तव्य आप सुन लें, उसके बाद में इनके इश्यू है वाला गिव यू चांस। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोकायुक्त के बारे में समय समय पर अलग अलग स्थानों पर लोकायुक्त की अवधि का अंतर करते गए। मैंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में पहले 6 वर्ष नहीं था, फिर मध्य प्रदेश ने 6 साल किया। जब 6 साल का अमेंडमेंट किया तो उसमें क जो आप बता रहे हो वो उन्होंने उस समय जोड़ा था, जब तक नया व्यक्ति पद ग्रहण न करे। ये मध्य प्रदेश में भी है, और उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिसको दी गई थी, उसमें भी सेम ये का यही है कि उन्होंने भी इसको कहा कि जब तक नए लोकायुक्त या उपलोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अब क्यों किया, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस लोकायुक्त ने जितना काम किया ना, अभी आपने कभी इसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली होगी कि वास्तव में इस लोकायुक्त के आने के बाद किस प्रकार के केसेस निपटे और किस स्तर के केसेस निपटे हैं, उसके उपयोगिता को समझते हुए इसको अवधि को बढ़ाया है। अब इसमें सारे के सारे लोकायुक्त में जो कवर किए हैं, यानी इसमें राज्य के समस्त मंत्री इसमें हैं, इसमें सचिव, समस्त प्रमुख सचिव और सचिव आदि हैं, समस्त विभागाध्यक्ष इसमें हैं, समस्त लोक सेवक इसमें हैं, जिला परिषद के प्रमुख हैं, उप प्रमुख इसके अंदर हैं, पंचायत समिति के स्थायी समिति के अध्यक्ष और इसमें सेवक या ग्राम सेवक और सचिव इसमें हैं, नगर निगम के महापौर और उप महापौर इसमें हैं, स्थानीय प्राधिकरण के नगर पार्षदों, नगर परिषदों के नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष इसमें हैं, राजकीय कंपनियों और निगमों के, ये सारे लोग इसमें कवर होते हैं। जो इसमें कवर नहीं है, मैं सोचता हूं कि यह शायद पहली बार है कि हमने अधिकांश लोगों को कवर किया है, और अभी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी प्रस्ताव मूव किया हुआ है कि वो लोग भी इसमें किस तरह चाहें, लेकिन वह भी उस पर निर्णय नहीं हुआ है। अब ये जो आप जो कह रहे हो ना कि काम क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ इन लोकायुक्त के आने के बाद क्या काम किया है। 10 प्रकरण, इसमें जो लोक सेवक है विरुद्ध कुल जो है ना 23,000
23,982 प्रकरण इनके पास आए थे लोकायुक्त पे, 23,982। उसमें से इसका जो निस्तारण हुआ है वो 23,754 का निस्तारण हुआ है। केवल और 200 और समथिंग केवल बाकी है, बाकी जितनी कंप्लेंट इनके पास आई है उसका निस्तारण हुआ है। आपने देखा होगा कि माथुर आयोग, जिस माथुर आयोग का आप भी यहाँ मेंबर के तरह से एक तरह से उस पर हुआ कि आयोग बने, ये सुप्रीम कोर्ट तक इसको चुनौती हुई और उसके बाद ये लौट करके माथुर आयोग को दिया लोकायुक्त को। उस लोकायुक्त ने इस माथुर आयोग के बारे में जो अपना निर्णय किया और जो काम किया है उसमें से बहुत कुछ 70% काम हो चुका, लेकिन फिर भी जो पेंडिंग है उसके लिए भी उसकी अवधि बढ़ाना आवश्यक था इस माथुर आयोग के लिए, है ना। कुल माथुर आयोग के सामने जो है ना 1810 प्रकरण प्राप्त हुए थे, 1810 प्रकरण प्राप्त हुए थे माथुर आयोग के। उसमें से 1782 प्रकरण का इन्होंने निस्तारण किया है, बाकी शेष है। स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरण, ये जो है ना लोकायुक्त ने स्वप्रेरणा से भी मुकदमे दर्ज किए हैं और वो मुकदमे हैं 158 मुकदमे इसमें जो है दर्ज हुए हैं। प्रारंभिक जांच है ना 221 मामलों में, कौन सी, ये जो अभी मैं आपको जो बता रहा था 221 मामले प्राथमिक जांच करके दोषी लोकायुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रकरण हो चुकी है। इसके साथ आपने अन्वेषण में 445 मामलों में विस्तृत जांच, अन्वेषण के उपरांत दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अलावा जो अनुतोष दिया है, जो लोगों को मदद की है, 2315 प्रकरण ऐसे हैं जिनको जो है ना वांछित अनुतोष प्रदान कराया जाकर शिकायतों का निस्तारण किया है। यही नहीं है, अभी आपने देखा होगा विभागीय कार्यवाही, मैं जानता था कि आप इसमें क्या क्या रखने की कोशिश करोगे और ये कुछ काम कर ही नहीं रहा है, काम कर रहा है। वो जो आप चाहते हो ना विभागीय कार्रवाई में जांच अन्वेषण के अलावा भी 1249 प्रकरणों में दोषी लोक सेवकों को के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अतिरिक्त कार्य इसके अलावा भी जो काम किए हैं, आम जन से प्राप्त होने वाले परिवादों को नियमित जांच कार्य के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ये जो माथुर आयोग का था, प्राप्त प्रकरणों की जांच कार्य किया गया तथा माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से दोबारा पढ़ रहा हूँ, खान आवंटन प्रक्रिया में भी की गई अनियमितता की भी जांच कार्य किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त संस्था के इतिहास में नियमित कार्य के अलावा ये अतिरिक्त विशेष जांच का कार्य करते हैं। मैं अब आपने इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें जांच में क्या किया। ये जो आपका माथुर आयोग का है, इसमें भू आवंटन के 38 प्रकरणों में अनियमितता पाई गई, जिसमें से 16 मामलों का निस्तारण की कार्रवाई की गई है। 28 प्रकरणों पर अतिक्रमण अवैध आवंटन में पाए गए और नियमानुसार कार्रवाई की गई। 20 करोड़ 37 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई है। 27 मामलों में पुलिस और सक्षम न्यायालय को कार्रवाई दी गई है। 25 लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। खान विभाग की जांच, आप जो कह रहे हो ना ये कुछ किया कि नहीं किया, आप ये खान विभाग की जो कार्रवाई है ना 870 फाइलों पर कार्रवाई की गई। 870 फाइलें जो आवंटन के बाद उठा था और जिस विषय को जांच के लिए दिया था। 24 जिलों में जांच के 52 लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें से निदेशक स्तर के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं। शेष 4 जिले जिसमें आमेर, राजसमंद, चित्तौड़, इन जिलों की कार्रवाई अभी पेंडिंग है। बाकी सारे के सारे जो खान आवंटन के जो केस थे उनका जो है निस्तारण किया है। विशेष कार्य, मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में जानता था कि आप क्या करने वाले हो और क्या कहने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी भावना बहुत पहले से ही समझ चुका था कि आप वार कहाँ करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, है ना। विशेष कार्य कैबिनेट रैंक के मंत्री का, है ना। एक मिनट, मेरी भावना अगर आप समझते तो आप वहां पर होते ही नहीं। मेरी भावना अगर समझते तो वहां पर नहीं होते आप। ये जो प्रकरण है ना, आज भी
आज भी जो माथुर आयोग के जो दिए हुए केस है उसमें वो पेंडिंग है। आज भी खान से संबंधित 4 जिलों के केसेज अभी भी पेंडिंग है। बाकी और भी काम पेंडिंग है और उस कारण से उनकी समय अवधि जो बढ़ाई है वो विधि के अनुसार बढ़ाई है, नियम के अनुसार बढ़ाई है। और राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया उस समय में हाउस नहीं था और उसके कारण से अवधि इस व्यक्ति ने जिस प्रकार का इस लोकायुक्त में काम करके एक मिसाल कायम की है, मैं सोचता हूं देश के बाकी लोकायुक्त के कामों से अगर इसकी तुलना की जाए, यद्यपि इस व्यक्ति का इसका मनोनयन पिछली सरकार के समय में हुआ था मार्च 13 में, लेकिन हमने इस आदमी के काम को देखते हुए और इस प्रकार के सारे कार्यों का निस्तारण करने के लिए इस व्यक्ति की कार्य अवधि को हमने बढ़ाया है, ताकि वास्तव में राजस्थान के उन सारे के सारे लोग जो इसके परव्यू में आते हैं उनके खिलाफ जांच होकर के उनके खिलाफ एक्शन हो। और इस व्यक्ति ने एक्शन किया है, सरकार ने भी किया है, हमने भी किया और विभाग ने भी किया है। मैं व्यक्ति की योग्यता पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस पता है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो पिछली सरकार ने की थी और मैं उसमें उपनेता था, नेता का इस्तीफा हुआ था, इसलिए उपनेता के नाते उस मीटिंग में मैं भी गया था और इनकी नियुक्ति पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। अब मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो काम भी बहुत किया है, लेकिन इनकी रिपोर्ट को सरकार जो दबाकर कुंडली मार कर बैठी है, एटीआर नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको कानून लाना था ना, मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हो, कानून लाना था तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। उनके अलग से विशेष पुलिस है, अलग से वो छापा मार सकते हैं, अलग से वो बरामदगी कर सकते हैं, वो केस का चालान कर सकते हैं। ये सारे अधिकार प्राप्त उनको है। मैं इनको 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष की अवधि की है, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि लोकायुक्त का कानून लचर है। इस लोकायुक्त के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अन्ना हजारे भी बैठे, उस आंदोलन में हम सब ने भी भागीदारी की थी और हम इसलिए कानून को मजबूत करने की बात की थी। हम आप जहाँ माथुर आयोग की बात कर रहे हो, माथुर आयोग का वहां पर खड़े होकर मैंने भी विरोध किया था और आपने विरोध किया था, ध्यान है ना। फिर माथुर आयोग अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बनाया था और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो आयोग था वो उन्होंने गलत ढंग से बनाया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी की सारी शिकायतें उनके पास भेजी और उन शिकायतों पर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को सरकार दाब कर बैठी हुई है, उस रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मेरा कहने का, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो लोकायुक्त ने काम जो रिपोर्ट दी है उसकी एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें, केवल मौखिक बात करने से नहीं होगा, और उन कामों की भी जांच करें जो उनको शिकायतें मिली जिनका अधिकार उनको नहीं है। हमने 13 नंबर के बंगले की उनको शिकायत की कि 4 करोड़ रुपया इस पर क्यों खर्च हुआ है, इसको जांच करने का अधिकार लोकायुक्त को नहीं है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को अधिकार है। इसलिए ये अपव्यय जो हो रहा है सारा, इस अपव्यय को जांचने का सारा अधिकार इन लोकायुक्त के पास आए, तब तो लोकायुक्त की संस्था दंतवान हो जाएगी। आज तो लोकायुक्त की संस्था केवल रिपोर्ट देने लायक है, दंत विहीन है और नख विहीन है। आदमी अच्छा होते हुए भी आदमी के अगर दांत काम नहीं करे और आंख काम नहीं करे और उसकी नाखून काम नहीं करे तो आदमी पूरा काम नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरी भावना को अच्छी तरह समझते हैं तो मेरी भावना को और समझें और समझकर उसके अनुसार काम करें। धन्यवाद इस बात का कि आपने जो अवधि बढ़ाई है उसके बारे में तो आप सहमत हो गए। अभी आपने अपने शब्दों में कहा था कि इसको 5 साल किया, इसमें लगातार जो उनका पद समाप्त होने का बाद में कह उस पर मैं विरुद्ध में हूँ। अभी कल जो आपने बात करी थी और अभी भी आपने कहा एक्शन टेकन के बारे में, जब कभी भी लोकायुक्त की रिपोर्ट यहाँ पेश हुई उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके साथ लगी हुई है। कल जो आपने विषय उठाया वो लोकायुक्त के एक्शन टेकन का सवाल नहीं था, वो तो आरपीएससी कहा, उसके ऊपर आपका ये जो कल का भाषण है मैं लेकर मैं जानता था वो मैं गलत समझा, मैं लोकायुक्त समझा।
वो गलत है मेरा, मैं वापस लेता हूँ जो उसको। आपके वर्डिंग थे इस विधान वो गलत है भाई, आपके जो विधानसभा मैं के उनको रिकॉर्ड थे। वापस लेता हूँ। वो मैं लोकायुक्त की रिपोर्ट समझकर मैंने किया है, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के समझकर मैंने नहीं किया था। हाँ, बाकी लोकायुक्त का जो है ना, मैं उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है ना, ये लोकायुक्त रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के तहत अन्वेषण के पश्चात यदि कोई लोक सेवक पूर्णतः या आंशिक दोषी पाए जाते हैं तब उक्त अधिनियम की धारा 2(1) के तहत समस्त दस्तावेजों के साथ अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन को प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर लोकायुक्त को प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई की सूचना देनी पड़ेगी। सक्षम अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट से यदि लोकायुक्त संतुष्ट हो जाते हैं तो वे उक्त लोक सेवक के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को समाप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना संबंधित लोक सेवक एवं सक्षम अधिकारी को दी जाती है। परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से लोकायुक्त संतुष्ट नहीं होते हैं तब ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 12(3) के तहत विशेष प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाते हैं, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत लोकायुक्त के इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्य संपादन के संबंध में एक संकेती प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल महोदय को उक्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ माननीय विधानसभा के पटल पर रखी है। अब तक जो रिपोर्ट है उसके साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट लगी हुई है। अब पढ़े नहीं तो उसका तो इलाज मैं क्या करूं। प्रश्न ये है कि श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च पहले उनका अस्वीकार होगा। प्रश्न ये है कि श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2018 का अध्यादेश संख्या 1 को अस्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्षीता ना पक्षीता परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। श्री गुलाब चंद कटारी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्षीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्षीता खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गुलाब चंद कटारी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। कोई सम्मान्य सदस्य बोलना चाहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की जनता एक मजबूत लोकपाल चाह रही थी और इसको लेके पूरे देश के अंदर भी आंदोलन हुए। दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा और मजबूत लोकायुक्त को लेके दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार बनी थी। भ्रष्टाचार से पूरा देश दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है और 70 साल की व्यवस्था से भी पूरा प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय दुखी है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कानून के सामने
मुख्यमंत्री से लेके आम आदमी कानून की नज़र में एक है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होती। अभी मेरे से पूर्व वक्ता सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्याम जी तिवारी जी ने बताया था, कटारी जी जवाब दे रहे थे कि लोकायुक्त ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक दो किस्से आपको बताना चाहूँगा साहब। एक जनवरी लोकायुक्त के किस्से नहीं होते, साथ ही मजबूत हम ये चाहते हैं साहब, 8 साल कार्यकाल आप कर रहे हो, आखिर आपकी मंशा क्या है कि इसको 8 साल कर रहे हो? आप मजबूत लोकायुक्त बनाओ जो कार्रवाई कर सके, जिसके पास पुलिस फोर्स हो, जो खुद एफआईआर दर्ज कर सके, खुद अपना अलग से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अंदर जो बना है उस तरह का मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के लोग चाहते हैं। अब कार्यकाल आप बढ़ा लोगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट, आपके 2 मामले थे, एक तो खान घोटाला जो हुआ था उसके अंदर इन्हीं लोकायुक्त, वर्तमान लोकायुक्त ने अशोक सिंघवी के कहने से उसके अंदर जांच अधिकारी बदल दिया लोकायुक्त ने, और उसके पुरस्कार स्वरूप आप इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हो। एक दो बात तो सुन रहे हैं, एक उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा 1 जनवरी 2015 को कौन सा जांच अधिकारी बदल दिया, जरा बताएंगे आप? एक मिनट रुको। कौन सा अधिकारी था, जांच कर रहा था, किस मामले में जांच कर रहा था? सारा ही बता दो। मान्य सदस्य खड़े हैं और हवा में बात उछाल जाए, और लोकायुक्त पर आक्षेप लगा जाए। लोकायुक्त जिनको अधिकार है मंत्रियों के बारे में जांच करने का, सिविल सर्वेंट के बारे में जांच करने का, उन पर आरोप लगा जाए बिना आधार पर। लोकायुक्त खान घोटाले में अशोक सिंघवी को बचाने के लिए जांच बदल दी। नाम बताएं, नाम पूछिए इनसे, क्या नाम था, किसको बदला, किस तारीख को बदला, कब बदला, सदन का पटल पर रखे सारी बात। आप कौन हो नाम पूछने वाले? आप कौन हो? नाम पूछने वाले? मैंने उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है। एक मिनट विराज जाए मान्य सदस्य, आप भी 1 मिनट विराज जाए। 1 मिनट आप बोलने का राइट जो आप 1 मिनट विराज जाए। मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जिस संस्था के संबंध में आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये संस्था बहुत गरिमामयी संस्था है, और जिस सदन में आप विचार कर रहे हैं ये वो भी उतना ही गरिमा है। आप व्यक्तिगत नाम ना लेकर, आपको अगर अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ सुझाव, लोकायुक्त का नाम भी नहीं जानता, सुझाव देने, लोकायुक्त बोला। 1 मिनट आप विराज जाएं, ये आप अपने सुझाव दे सकते हैं, दे रहा हूं। आप सुझाव भी दें, और अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, तथ्यात्मक टिप्पणी कर रहा हूं सर। आप अपने कथन को वापस विलोपित कराना चाहते हैं? आज आखिरी दिन है, ऐसे क्यों? मैं 1-2 निवेदन और करूंगा साहब। मैं तो देखो कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं राजस्थान के अंदर, इसलिए वही बात कहूंगा जो आम आदमी हित की बात हो। वैसे ज्यादातर बात घनश्याम जी ने कह दी। एक मामला था 1 जनवरी 2015 का उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें लोकायुक्त द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित समस्त लोक सेवकों जिन्होंने सीपी कोठारी की रिको के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया के खिलाफ एफआईआर कर सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की थी। तो सरकार ने आज तक एफआईआर क्यों नहीं कराई बताओ? सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? ये तो आप जो रिपोर्ट हमारे को भेजते हो उसको हमने पढ़ा है, और ऐसी कई रिपोर्ट जो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने सिफारिश की है, लेकिन जानबूझ के वो लोकायुक्त जिसकी नियुक्ति अशोक गहलोत ने की, वो लोकायुक्त वसुंधरा जी को कैसे पसंद आ गया? ये मिला जुली का खेल है। महारानी और जादूगर एक है राजस्थान के अंदर। और ये मजबूत लोकायुक्त का आप ये मैसेज देना चाहते हो कि हमने 50,000 का कर्जा माफ कर दिया, लोकपाल मजबूत कर दिया, लोगों को क्या पता? ये 8 साल आप इसका बढ़ा के और आप मोहर लगाना चाहते हो। जितने काले कारनामे 5 साल के अंदर किए उन पर भी पर्दा डालोगे, और इनका मिलाजुली का आपका खेल है। वो तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह आप आपस में मिलजुल के कर रहे हो, और हम राजस्थान की जनता का कितना करोड़ों अरबों रुपए जो देख रही थी जनता कि सदन चलेगा, हमारी मांगे मानी जाएगी, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कानून का राज नहीं है। आपने आपस में मिलाजुली का खेल करके इस सदन की गरिमा को तार तार किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकायुक्त के कार्यकाल के बढ़ाने की मैं निंदा करता हूं। और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यकाल 5 साल होते हैं तो लोकायुक्त कौन सा उनसे बड़ा हो गया जो आप 8 साल का कार्यकाल बढ़ा रहे हो? और ये क्या गारंटी है कि आप दोनों आओगे इस बार? कोई जरूरी है क्या आओगे? जो आएगा वो वापिस खत्म कर देगा इसको। तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो मैं तो यही कहूंगा, जो महाधिवक्ता लोढ़ा आपने ही बनाई थी 2014 के अंदर, महाधिवक्ता लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे मजबूत लोकायुक्त
बनाने की जो आपने सिफारिश लोढ़ा कमेटी की है उनको सार्वजनिक करो, मजबूत लोकायुक्त बनाओ ताकि आम आदमी का सरकार के ऊपर भरोसा कायम रहे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। उपाध्यक्ष महोदय, अखबार का पहला पन्ना खोलते ही बड़े से बड़े भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। कभी तो ललित मोदी का मामला आता है तो कभी कोई दूसरा मामला आता है, कभी कोई लंदन भाग जाता है, कभी कोई और भाग जाता है। और अब मुझे लग रहा है लोगों ने तय कर लिया कि खूब माल लूटो और फिर बाहर भाग जाओ, वापिस दूसरी सरकार नहीं ला पाएगी। ये मिलाजुली का खेल है, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें नया राजस्थान बनाना। उपाध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान का जवान किसान माफ नहीं करेगा दोनों पार्टियों का, जो मिलजुल के आपने इस राजस्थान का सत्यानाश किया और राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई को लूट के और नए नए विधेयक और नए नए कानून आप रोज पास करवा रहे हो, जो मर्जी है वो करा रहे हो। आपने मुख्यमंत्रियों के, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगलों का मामला था, कल हमारे इसका लोक आयुक्त से क्या संबंध है श्रीमान? खर्च हो गए। अगर आप लोकायुक्त के अंदर 1 मिनट अब आप विराज जाएं। आज का विषय था ये कोई विषय नहीं है, विषय सिर्फ इतना सा था लोक आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जाए और उस संबंध में एक बिल लाया गया है। आपको उस बिल के स्कोप और उसके लिमिट्स में रहकर अपनी बात को अभिव्यक्त करना है। आप तो पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। अगर अपन को पूरी संविधान की समीक्षा करनी है तो उसके लिए तो हमें वापस एक बार हमारे को सदन को आहूत करना पड़ेगा। इसलिए संवैधानिक मर्यादा को निभाते हुए अपने वक्तव्य को इस विधेयक तक सीमित रखकर आप अपना बात कहें, जिससे कम से कम इसमें कोई असर होना हो तो उसका सार भी निकल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मजबूत लोकायुक्त बने, लोकायुक्त को पूरी शक्तियां मिले जो आपके उत्तराखंड मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को है। लोकायुक्त को मुख्यमंत्री और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार हो, उसकी अलग से पुलिस हो। जैसा सांगानेर से आने वाले विधायक जी ने सारी बात बताई थी, और मैं तो ये चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का खात्मा राजस्थान के अंदर हो। अब साहब, मैं तो अकेला निर्दलीय विधायक हूं, देखो मेरे साथ कोई संख्या तो ज्यादा है नहीं। हम बार बार, अब घनश्याम जी और हम साथ हैं अभी तो फिलहाल पार्टी, ये भाजपा के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं विपक्ष की तरफ से मैं लड़ रहा हूं। बाकी तो नूरा कुश्ती चल रही है, आप लोगों को देख रहे हैं 5 साल से। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जो लोकायुक्त का ये चुनाव के समय के अंदर ये जनता में मैसेज देने के लिए कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं, स्टेट हाईवे का टोल फ्री कर दिया, वो कर दिया, 1 लाख नौकरियां निकाल दी और अब मजबूत लोकायुक्त लेके आ रहे हैं। आप मैसेज ये दोगे कि मजबूत लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन इससे लोकायुक्त मजबूत नहीं होगा उपाध्यक्ष महोदय। इससे इनका काम है वो आसानी से निकल जाएगा। 2-3 कामों पे और पर्दा डालना है, वो आप काम इससे करा लोगे। इसमें ऐसी बू आ रही है, इसको जनमत जानने के लिए प्रचलित किया जाए, इस बिल को नहीं लाया जाए, मेरी ये मांग है। मंत्री महोदय, अपने मन में जितना गुब्बार भरा हुआ था उसको 5 साल से 8 साल बढ़ाने में लगा दी। अगर कोई कानून के तरीके से बात करते, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय कर दिया कि विधानसभा ने कोई विधेयक अगर पास कर लिया तो उस पर उनको विचार करने का अधिकार नहीं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में 5 से 8 साल हुआ था, वो वैसा का वैसा लागू रह गया। तो मैं सोचता हूँ उसी दृष्टि से तो है नहीं। दूसरा यह है कि माननीय सदस्य, राजस्थान बहुत राज्यों में से अग्रणी रहा है जिसने 73 में अपना ये लोकायुक्त का कानून बना दिया, 73 में, और उसमें बाद 73 के बाद समय समय पर इसमें अमेंडमेंट आया। समय समय पर आप सब विद्वान सदस्य जो उस समय थे विधानसभा में, उन्होंने इस पर अपनी चर्चा की है। आपने देखा पहला संशोधन 78 में लाए थे, जब 5 साल की अवधि को घटा करके 3 साल किया था। उसके बाद फिर आपने 87 में इसमें वापस अमेंडमेंट किया और 3 साल से वापस बढ़ा करके 5 साल किया। तब 87 में माननीय सदस्य सांगानेर से आने वाले उस समय इस हाउस में उपस्थित थे। ये आपके समय उस समय डिस्कस हुआ था। उस समय मैं ये दांत से काटते हैं, हाथ से काटते हैं, उस समय इसको आपकी बात में पढ़ नहीं पाया कि उस समय ये सुझाव था कि नहीं था। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि लोकायुक्त को और सशक्त बनाया जाए। ये राय निरंतर आ रही है, सभी जगह से आ रही है। अन्ना हजारे ने भी इस विषय को रखा जैसे जैसे समय के अनुसार, लेकिन मैं सोचता हूँ आज का जो विषय है केवल उसकी अवधि बढ़ाने का है, और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
उत्तर प्रदेश ने जो लागू किया उसको उन्होंने यथावत माना और हमारी विधानसभा जिसको स्वीकृति दे रही है वो कहीं भी किसी भी जगह चुनौती नहीं है और ये पद हमेशा भरा रहे। कई वर्षों तक इस पद पर नियुक्ति नहीं होती थी, अब कम से कम ये पदों पर नियुक्ति तो रही। ये जो आपने अभी जो लोकायुक्त हैं उनकी जब नियुक्ति पिछले 13 में जब हुई थी उसके पहले कितने साल तक लोकायुक्त खाली था? कितने सालों तक? मेरे पास वो सूची है कि कौन कौन यहाँ लोकायुक्त कब कब रहे और कितना समय बीच में गैप रहा। लेकिन हमने कम से कम एक कोशिश की कि ये ऐसा एक पद है जिसके कारण से इस भ्रष्टाचार पे, अनियमितता पे सरकारी अधिकारी हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी किसी लेवल का हो, जो इसकी परव्यू में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, ये तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ आज सदन के सामने इतना ही है कि हम इस अवधि को बढ़ा रहे हैं और उसका भी मैंने कारण बताया। आज भी उसके बाद माथुर आयोग का केस का पेंडिंग है, आज भी खान आवंटन के 4 जिलों का फाइलें आज भी पेंडिंग है, और भी कई केसेज है। जितने व्यक्तिगत सुनवाई के भी जो केसेज जाते हैं, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करता है उसको भी ये सुनता है और सुन करके उसकी सारी प्रोसीडिंग बना करके कार्रवाई करता है। मैं सोचता हूँ नहीं से हम बहुत आगे बढ़े हैं और सुधार की गुंजाइश जहाँ जहाँ जब जब सदन के द्वारा चर्चा में आएगा सरकार इस पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। मैं सोचता हूँ अभी जो कुछ हमने किया उसको सदन स्वीकृति दे। प्रश्न ये है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018, श्री गजेंद्र सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ किया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री गजेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही बात करनी है कि ये जो बिल है वो भी मेरे कारण से लाया गया है, क्योंकि ये जो बिल है वो मेरे कारण से लाया गया है क्योंकि बांस को काटने की अनुमति ले रहे हैं। अब मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी आया है, इसलिए चाहते हैं कि बांसुरी बजे ही नहीं, लेकिन ये बांसुरी बजेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और कोई सामान्य सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न ये कि राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।